हेलो जी स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो है ऑस्मोसिस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या बला है ऑस्मोसिस और क्या चीज़ होती है, किस चिड़िया का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें हम पहले तो कुछ जो हमारे घरेलू होमली नुस्खे होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, डे टू डे लाइफ होती है, उसके अंदर यहाँ कुछ बातें दिखाई गई हैं, लिखी गई हैं। पहले उनको समझते हैं, उसी से हम रिलेट करेंगे ऑस्मोसिस को। तो देर आर मैनी फिनोमिना विच वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम। फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगोज श्रिवल। यहाँ वर्ड आया है श्रिवल। श्रिवल मतलब मुरझा जाना। अगर हम वी टॉक अबाउट इन हिंदी, श्रिवल्स मतलब होता है मुरझा जाना, श्रिंक कर जाना। व्हेन प्रिकल्ड इन ब्राइन, ब्राइन यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब क्या है, देयर आर मेनी फिनोमिना विच आर ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम। फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगो श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन। तो जो हमारे पास कच्चे आम होते हैं, रॉ मैंगोज, कच्चे आम होते हैं, आमियाँ जो आती हैं जिसका हम पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो जब हम उसको NaCl ब्राइन सॉल्यूशन में डालते हैं, उनको रॉ मैंगोज को, तो वो क्या करती हैं, श्रिवल हो जाती हैं, यानी मुरझा जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जैसी हो जाती हैं। और दूसरी बात क्या लिखी है, दूसरी बात लिखी है विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर हम विल्टेड मतलब मुरझाई हुई फूलों को, मुरझाए हुए फूलों को फ्रेश पानी में डाल दें तो वो वापस से खिल जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, स्वस्थ फ्रेश दिखने लगते हैं। तो ये सब जो है ये किसके लिए बताया जा रहा है, ऑस्मोसिस के लिए बताया जा रहा है। हम ये जो कहानी सी कह रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है। तो इस कहानी में अगर हम यहाँ देखें तो ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर एक्सेट्रा। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कुछ ऐसे डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल हैं एट होम कि NaCl के अंदर अगर हम रॉ मैंगोज डाल दें तो वो श्रिवल कर जाते हैं। अगर हम विल्टेड फ्लावर्स को पानी में डाल दें, फ्रेश वाटर, तो वो रिवाइव कर जाते हैं। अगर हम ब्लड सेल को सलाइन वाटर, NaCl सॉल्यूशन जिसके अंदर कुछ शुगर भी है बट मेनली सलाइन वाटर में डाल दें तो वो कोलैप्स कर जाती हैं। ये सब किसके लिए रेफरेंस बनाया जा रहा है, ऑस्मोसिस के लिए। सिकुड़ जाती है, कोलैप्स कर जाती है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसी के बारे में बात करते हैं हम ऑस्मोसिस के टॉपिक में। तो ऑस्मोसिस का जो टॉपिक है हमारे पास, अब ये क्या कहता है, इफ वी लुक इनटू दिस प्रोसेस वी फाइंड वन थिंग कॉमन इन ऑल, दैट इन ऑल दीज सब्सटेंसेस are bounded by membrane. These membrane can be of animal or vegetable origin, and these occupy naturally and these occur naturally, such as pig's bladder or parchment, or can be synthetic, such as cellophane. These membrane appear to be continuous sheet or film, yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. इतनी सारी बात यहाँ लिख दी एक ही सांस में, हम पढ़ भी गए। कहना क्या चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने मान लो रॉ मैंगोज लिए थे,
या फिर हमने अगर विल्टेड फ्लावर्स लिए थे, या फिर हमने ब्लड सेल ली थी, इनको हम सेलाइन वाटर में डालें, NaCl या ब्राइन सॉल्यूशन में डालें, तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास रॉ मैंगोज है, विल्टेड फ्लावर है या ब्लड सेल हैं, तो ये एक फाइन मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, फाइन मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। और ये मेम्ब्रेन इधर अगर हम देखें गिवन एग्जांपल में, तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन तो होंगी फर्स्ट और सेकंड में एनिमल में प्लांट मेम्ब्रेन, मैंगोज को प्लांट पे रखेंगे और विल्टेड फ्लावर को प्लांट पे रखें, लेकिन ब्लड सेल को हम किस में रखेंगे, एनिमल सेल में। तो बेसिकली जो सेल्स हैं, चाहे रॉ मैंगोज है, विल्टेड फ्लावर है या ब्लड सेल है, इनके चारों तरफ एक बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है। अब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट मेम्ब्रेन, और अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक हमारी बात अभी तक समझ आनी चाहिए। If we look into these processes, we find one thing common in all, that is all these substances are bounded by membranes. These membrane can be of animal or vegetable origin. तो ये मेम्ब्रेन हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन होगी। और अगर हम नेचर में देखें तो नेचुरली हमें पिग का जो ब्लडर होता है, स्टमक वाला पार्ट, या पार्चमेंट पेपर, ये भी सेम टाइप की मेम्ब्रेन से बने होते हैं। या फिर जैसा यहां पर मेंशन किया गया है सेलोफिन, ये सेलोफिन भी सिंथेटिकली इसी मेम्ब्रेन की तरह से डिजाइन होती है, और ये मेम्ब्रेन हमें कंटिन्यूअस दिखती है। सेलोफिन हो, एनिमल ब्लडर हो, पार्चमेंट पेपर हो, एनिमल या प्लांट मेम्ब्रेन हो, लेकिन इनके अंदर बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर ट्रेवल कर सकता है। इन मेम्ब्रेन में जो फाइन होल्स बने हैं उनके थ्रू वाटर फ्लो या सॉल्वेंट फ्लो हो सकता है। थ्रू सॉल्वेंट फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है, नॉट सॉल्यूट नहीं जाता। जैसे भाई हम कहते हैं कि ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, तो ब्लड जब प्यूरिफाई होता है किडनी में, तो वहाँ भी हमारी कैपिलरीज सेम इसी मेम्ब्रेन की बनी है, और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट किडनी फिल्टर करके अलग कर देती है, लेकिन उसमें से बाकी आरबीसी और बाकी सेल्स फिल्टर नहीं हो पाती हैं। हमें जब स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग में बेसिकली मेनली पानी बाहर आता रहता है, नो डाउट सॉल्ट भी बाहर आता है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पिग्स ब्लैडर या पार्चमेंट पेपर की बात कर रहे हैं, तो हम एनिमल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब इस एनिमल मेम्ब्रेन को आगे हम किस नाम से पहचानते हैं, देखो, स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वाटर कैन पास थ्रू these holes but the passage of bigger molecule like solute is hindered, और उन्हीं मेम्ब्रेन को हम सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, इनके नाम से SPM मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से स्कॉलरशिप मिलती है हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन अभी हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। बस ये तो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ गया कि SPM को हम और क्या कहते हैं। वैसे इसका नाम उसके लिंक से कोई नहीं है, कभी कहो कि SPM का मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन हैं, ज़रूर हैं। यहाँ जो बात है वो किसकी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव
permeable membrane। और सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है विच कैन अलाउ द solvent particles, solvent molecules, not solute particles। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब अगर हम एक कंटेनर ले लें, ऐसा एक कंटेनर ले लें, और इस कंटेनर में हम यहाँ पार्टीशन डाल दें SPM का, यानी सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का। इसको हम लिख देते हैं यहाँ SPM, राइट। और एक साइड हम यहाँ पर रख देते हैं सॉल्वेंट लाइक एज वाटर, और दूसरी साइड हमने रख दिया, मान लें कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन हमने यहां प्लेस कर दिया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का फ्लो होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा, नेट फ्लो होगा, ऐसे। तो वाटर इधर से इधर जाएगा, और जब वाटर फ्लो करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, SPM के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो अब अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहां पर आपको ये कहानी मिल जाएगी। Assume that only solvent molecule can pass through the semi-permeable membrane if this membrane is placed between the solvent and solution as shown in figure. The solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to solution. This process of flow of the solvent is called osmosis. इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसा डायग्राम में शो किया है इसको भी समझाते हैं। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन, ये जो डार्क कलर से दिखाया है ये है सॉल्यूशन पूरा, और ये जो लाइट कलर से दिखाया है ये वाला पार्ट है हमारे पास सॉल्वेंट, और यहाँ लगा दी है एक सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल यानी वाटर के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मीनिंग, लिटरली मीनिंग हो गया द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द SPM, semi permeable membrane और selective permeable membrane is known as osmosis। एक पॉइंट, अब यहाँ एक पाई को यूज किया है, एक फॉर्मूले को यूज किया है, ये क्या बताना चाहते हैं इसको भी हम बात करते हैं, राइट। तो इसके बारे में क्या बात करते हैं, यहाँ पर ही, यहीं पर ही लिखते हैं हम इसको। देखो बच्चों, तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने एक SPM लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ आपने यहाँ सॉल्वेंट रखा और दूसरी तरफ आपने कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन रख लिया, ऐसे। आप दो सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट। हम मान लेते हैं कि एक तरफ आपने लिया C1 कंसंट्रेशन, एक तरफ लिया C2 कंसंट्रेशन,
और इफ C1 इज लेस देन C2, मतलब ये मोर कंसंट्रेटेड है और ये लेस कंसंट्रेटेड है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा? ऑस्मोसिस के लिए द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पहली बात तो है सॉल्वेंट, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द SPM इज द ऑस्मोसिस। तो अब अगर हम यहां लिखें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अंडरलाइन करना है इसको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, ये लीजिए अंडरलाइन किया। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM is named as osmosis। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं क्या है वो एग्जाम्पल। जैसे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कुछ पल्सेस दालें, जैसे राजमा, चने, इनको हम पानी में डाल देते हैं रात को या कुछ देर पहले, तो होता क्या है कि सुबह तक वो स्वेल्स अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, कलेक्ट हो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी आ जाता है। या फिर वो अगर हमारे पास ऐसे वो किशमिश है, इसको अगर हम पानी में डाल दें, यहाँ वाटर में डाल दें, ये है H2O, और इस किशमिश को, ये जो हमने यहाँ ऐसे ये किशमिश बनाई है, किशमिश ये लो, और कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद देखते हैं तो ये पूरी की पूरी तरह से टर्जिड हो जाती है वाटर के अंदर ही। तो बेसिकली अगर हम किसी पल्सेस को, दाल को, चने को, सफ़ेद चना हो या काले चने हो या फिर राजमा हो या फिर किशमिश हो, इनको पानी में डालें तो ये कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद टर्जिड हो जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे बीन्स हैं, हाँ ऐसे ये राजमा है या ये किशमिश है, इस तरीके से इनमें बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लांट मेम्ब्रेन कहेंगे, और यही मेम्ब्रेन सेमी या सेलेक्टिव परमिएबल का काम करती है, SPM का। इसमें भी बाहर एक बहुत फाइन लेयर है प्लांट मेम्ब्रेन, वो भी क्या है, SPM है, और बाहर है वाटर, दैट इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है बाहर की तरफ ऐसे, और अंदर इनके है हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन कैसे कि जो राजमा होगा हमारे पास, उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर किशमिश है तो उसके अंदर भी अंदर हाई कंसंट्रेशन पर शुगर होती है। तो जो अंदर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन है कम। वाटर जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन पर है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अंदर वाला है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वाटर के मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाते हैं, और अंदर जाते हैं तो ये पूरा का पूरा वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है और इट विल बिकम टर्जिड, फूल जाती है, स्वेल्स अप हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। और ये वाटर कब तक इधर से इधर भागता रहेगा, कब तक ये वाटर इधर से इधर तक भागता रहेगा, जब तक कि बाहर की कंसंट्रेशन यानी वाटर की कंसंट्रेशन और इस बीन की या इस किशमिश के अंदर के जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल ना हो जाए। यानी इक्विलिब्रियम तब तक कब आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा कब, जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होंगी, इक्विलिब्रियम तब आएगा। जैसे हम यहाँ फिर से एक डायग्राम बना लें, इस बार थोड़ा रफ हैंड से बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास SPM, इधर हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन, इधर दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, ये C2 और ये C1 कंसंट्रेशन।
एंड C1 इज लेस देन C2। तो ये वाटर का फ्लो इधर से इधर कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक कि C1 और C2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो जाते, तब इक्विलिब्रियम आएगा। तो हेयर इट इज मेंशन, देख सकते हैं आप, द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution। ये osmotic pressure की बात की गई है जिसको हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे, राइट। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा हमारे पास? इक्विलिब्रियम आएगा जब दोनों साइड के कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होंगी। अब हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस तो हम काफी हद तक समझ चुके हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? नाउ वी टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? तो अब हम बात करते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या भला? ऑस्मोटिक प्रेशर है ये आ गई अब हमारे डायग्राम की बारी। और इतनी देर से हमने एक बात आपको नहीं बोली, बताया था ना, हम पढ़ते पढ़ते ही इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपना फ़ायदा कम सोचते हैं, आपका फ़ायदा ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन LSS ज़रूर याद रखेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिना उसके तो हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो रहेगी, आपकी तो चल पड़ेगी लेकिन हमारी स्लो रहेगी। और अगर आप चाहते कि हमारी और आपकी गाड़ियाँ स्मूथ हाई स्पीड से चलती रहे, आपको कंटेंट मिलता रहे और हमें एनर्जी मिलती रहे, तो आपको क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलना है, राइट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर डायग्राम को बनाने की। तो यहाँ हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया, राइट। इसके अंदर हमने यहाँ वाटर भर दिया या कोई भी लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर दिया, और दूसरे साइड भी यहाँ पर एक पिस्टन लगा है और इस टाइप से, राइट। और इस साइड हमने मान लो कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन भरा हुआ है ऐसे। चलिए बीच में भी ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया हमारे पास इस टाइप से। तो अब हमने यहाँ सजा लिया अपना डायग्राम। अब समझा भी तो दे। ये है हमारे पास लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये है हमारे पास हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में होगा कि वाटर का फ्लो होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसे फ्लो होने लगेगा। जैसे ही फ्लो शुरू होगा तो इधर ये जो वाटर लेवल है, ये जो वाटर लेवल है ये नीचे की तरफ जाने लगेगा, और पानी इधर से इधर आएगा तो ये वाला वाटर लेवल या सॉल्यूशन लेवल ऊपर उठने लगेगा। जैसा ही ऐसा प्रोसेस शुरू होगा, पानी का लेवल या इधर से सॉल्यूशन का लेवल नीचे होगा, इधर से सॉल्यूशन का लेवल ऊपर होगा, तभी उसी मोमेंट पर आपने क्या करना है? एक प्रेशर अप्लाई कर देना है यहाँ पर। यहाँ कहाँ? जहाँ वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। और ये लगा दिया हमने प्रेशर गेज कि कितना प्रेशर लगा रहे हैं। अब आपने इस प्रेशर गेज को मॉनिटर करना है और इतना प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर लगाते चले जाना है
कि इधर ये जो वाटर लेवल नीचे हो रहा था, ये वाला वाटर लेवल जो नीचे हो रहा था, ये वाटर लेवल नीचे होना बंद हो जाए, बिल्कुल जहां था वहीं रुक जाए। अगर ये वाटर लेवल नीचे की तरफ आना बंद हो गया, इसका मतलब आपने इस वाले प्रोसेस को चेक कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया, इतना प्रेशर लगाया। और यही मिनिमम प्रेशर जो आपने हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया है, यही प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो हमने यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को स्टॉप करने के लिए प्रेशर को अप्लाई किया है, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट जस्ट सफिशिएंट या जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent molecules from low concentrated solution to high concentrated solution। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक बार फिर हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब LSS भूलना नहीं, बिना देर किए हुए जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। हम पिस्टन को इतना नीचे की तरफ दबाने लगे कि ये जो पानी का लेवल है, ये लेवल ऊपर की तरफ ना जाए, यहीं रुक जाए, ये यहीं रुक जाए। और ये तभी रुकेगा ऊपर जाना जब यहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा। पानी आना कब बंद होगा? जब ये वाला प्रेशर नीचे नहीं जाएगा। तो आपने इतना प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर दिया पिस्टन से कि अब ये पानी का फ्लो चेक हो गया, स्टॉप हो गया। और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कितना प्रेशर लगाना होगा आपको? कितना प्रेशर लगाना होगा? प्रेशर लगाना होगा आपको कंसंट्रेशन के डिफरेंस के बराबर। मान लो अगर आपके पास ये C1 है, ये C2 है, तो जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर आप लगाएंगे वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा C के। जितना कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, कम डिफरेंस है कम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के लिए। तो हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई भी लिखते हैं और पी भी लिखते हैं। यहाँ पर पाई ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी बन जाता है। और पाई इज इक्वल टू RCT। अब यहाँ R क्या है? R है यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है गैस कांस्टेंट की, बिल्कुल सेम वैल्यू होती है, यानी 0.0821। थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको पाई इज इक्वल टू SCT भी लिख देते हैं। S एंड R आर सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस S मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट, R का मतलब भी सॉल्यूशन कांस्टेंट है। तो सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कई जगह पर R की जगह S लिख सकते हैं, बट परफेक्टली इट इज R, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ठीक है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी केप्ट इन माइंड दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जैसा हम कई बार बता चुके हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, ये मूवमेंट है। द ऑस्मोटिक प्रेशर has been found to depend on the concentration of the solution। तो concentration of the solution पर डिपेंडेंट है, मतलब इसकी कम है या इसकी ज़्यादा है।
किसकी ज़्यादा है किसकी कम है उस डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है रादर। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब हम। अब जो हमने अभी तक आपको समझाया उसी को रिपीट किया गया है इस कहानी में अगले पेज पर, अगले पेज तक। The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to solution to prevent osmosis. That is to stop the passage of solvent molecule through a semi-permeable membrane into the solution. ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो तो हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट देयर टाइप। टाइप पर या आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो किस पर डिपेंडेंट है? Cp आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो हमने लिखा पाई इज इक्वल टू आर सी टी, पाई की जगह पी, आर हो गया, सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन, जो हो गया हमारे पास मोल्स पर लीटर इंटू टी। तो इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन की तरह से लिखा जा सकता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां एन है मोल्स। सेम इक्वेशन की तरह से यूज किया गया है। और क्योंकि P या पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है जो डिपेंड कर रहा है किस पर? नंबर ऑफ मोल्स पर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई या P से रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंड हो गया किस पर? N पर। तो ये क्या होगी हमारी Cp, देखिए यहां लिखा हुआ है। तो हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती हैं। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? याद कर लीजिए, पॉज करके भी आप दिमाग में ला सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एबिलोस्कोपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे पास चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई। तो अब हम अगले पेज की तरफ प्रस्थान करते हैं, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये लीजिए जी, हमने जो कहा था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, नॉट मोलैलिटी, ध्यान रखना, मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर सी ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। यही सब यहाँ पर हमने अप्लाई करके बता दिए। ये रहा वो डायग्राम। यहाँ पर ये सॉल्वेंट है विद द लो कंसंट्रेशन और ये है सॉल्यूशन विद द हाई कंसंट्रेशन। ये रही हमारे SPM की प्लेस, ये रहा सेमी या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा, वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा। और इस फ्लो को रोकने के लिए, चेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है, क्योंकि दोनों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, इस सरफेस पर भी और इस सरफेस पर भी। ओपन टू एटमॉस्फेयर है ये सरफेस, मतलब पिस्टन। लेकिन पानी के इधर से आने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपने एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, एक्स्ट्रा पाई लगाया, एक्स्ट्रा पाई लगाया, तो ये अब पिस्टन को नीचे आने नहीं देगा, यानी वाटर का फ्लो रोक देगा, तो ये नीचे नहीं आएगा। और इसी एक्स्ट्रा पाई को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी एक्स्ट्रा पाई को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि इन पर डिपेंडेंट है, कई बार बता चुके हैं आपको। ये डिपेंडेंट है हमारे पास किस पर? पाई, कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर, जिससे हम रिलेशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं अभी आपसे। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जहां रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास। ये रहा वो रिलेशन। एक ही चीज कई बार बताई गई है इसमें। जैसे अब हमने यहां लिख दिया पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, और पाई इंटू वी इज इक्वल टू मोल्स, यानी गिवन वेट बाय
एम नॉट इंटू आर टी। तो एम नॉट यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू W इंटू आर टी बाई पाई इंटू वी। इस फॉर्मूले से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सिंपल था, राइट। तो ये थी हमारी 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑल द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 1-2 न्यूमेरिकल और कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी आना है, ठीक है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जितनी हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें था डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2, एंड फॉर दिल सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 बन गया था। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू M इंटू के बी। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू M इंटू के एफ। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो तो यहाँ लिखी भी है, पाई इज इक्वल टू N बाई वी इंटू आर टी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है टू डिटरमाइन द मोलर मास, टू डिटरमाइन द मोलर मास, ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। अब इसी बात को अगले पेज पर एक्सप्लेन किया है क्यों ऐसा होता है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं। Measurement of the osmotic pressure provide another method for the determining molar mass of the solute. This method is widely used to determining molar mass of protein, polymer and other macromolecules. The osmotic pressure method has an advantage over other method as, अब ये क्या कहना चाहते हैं, देखो आखिर कहना क्या चाहते हैं वही अब हम डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, हमारे पास जब है पाई इज इक्वल टू W बाई एम नॉट इंटू आर टी, ये था हमारे पास पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, सॉरी। अब इसमें अगर मोलर मास हाई होगा, मोलर मास हाई होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू लो होगी, यानी बहुत कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू W बाई एम नॉट इंटू W1 इंटू 1000 इंटू के बी है, तो यहां भी एम नॉट और डेल्टा टी बी इनवर्स है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू W इंटू एम नॉट इंटू W1 इन ग्राम, यहाँ भी ग्राम था, इंटू 1000 इंटू के एफ, यहाँ भी हमारे पास एम नॉट और डेल्टा टी एफ इनवर्स है। एंड डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू N1 बाई N2, ना सॉरी, प्रीवियस पेज देखिए, हमने कोई गलती तो नहीं की थी, नहीं, N2 बाई N1, ये हो गया, N2 हो गया W2 बाई M2 इंटू N1, ये भी इनवर्स हो गया। तो साफ साफ पता चलता है कि अगर मोलर मास ज़्यादा होगा, मोलर मास ज़्यादा से मतलब पॉलीमर अगर होंगे हाई मोलर मास, प्रोटीन होंगे हाई मोलर मास, या और कोई मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर मैक्रो मॉलिक्यूल होगा तो M2 लार्ज होगा, और M2 लार्ज होगा तो Cp लो होगी, लेस होगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर लेस है, कम है, तो हो सकता है मेजर हो या ना हो, मतलब जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी क्या था हमारे पास, टी बी माइनस टी नॉट था, ये था।
अब पता चला कि जो डेल्टा टी बी की वैल्यू आई वो आई 0.001 चेंज, तो हमें ये वैल्यू ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगी कि एलिवेशन हुआ भी या नहीं हुआ, एलिवेशन हुआ भी या नहीं हुआ, क्योंकि मोलर मास हाई है तो डेल्टा टी बी लो होगा। के बी भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं होती जनरली, के बी या के एफ वाटर के लिए ले तो हम 0.5 to 1.86 ऐसी वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को देखें यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो अगर मोलर मास हाई है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू लो भी आएगी, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम से कम भी लें तो हम रूम टेम्परेचर लें 298 केल्विन, इतनी बड़ी वैल्यू, और ये लार्ज होने से पाई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, लार्ज। और पाई की वैल्यू लार्ज हो या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू लार्ज हो तो उसको, उसकी रीडिंग को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई एलिवेशन हुआ या नहीं हुआ, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया भी या नहीं भी किया। इसीलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह से रखते हैं। तो द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ अ एडवांटेज ओवर अदर मेथड एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड इंस्टीड ऑफ मोलैलिटी। मोलैरिटी यहाँ यूज़ की जाती है और रूम टेम्परेचर पर करते हैं, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में काउंट की जाती है। और देखिए बात करते हैं क्या कहता है, एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू N/V इंटू RT है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन की वैल्यू लो होगी, लेकिन फिर भी कम से कम हम रूम टेम्परेचर लें तो 298 केल्विन तक तो पहुंच ही जाएंगे या उससे भी ज़्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मेजरेबल होती है आसानी से। द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स, लार्ज होते हैं ना, जिनका मोलर मास लार्ज होगा उनके लिए, एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर्स आर हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। इस बात का क्या मतलब है, हमने आपसे कहा था कि हम एक एक लाइन एक एक वर्ड का मतलब बताते हैं आपको। तो जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है ये सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से क्यों आती है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है भाई। अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो कंसंट्रेशन लो होगी, कंसंट्रेशन लो होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो होना चाहिए। बट ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं, टेम्परेचर भी है जो सफिशिएंट वैल्यू रखता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। हाई होगी तो मेज़र कर सकते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन कम भी है, लो सॉल्युबिलिटी भी है, तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़र किया जा सकता है। अब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन डेल्टा टी एफ विच इज़ इक्वल टू M इंटू के एफ। अब मान लो ये वैल्यू तो लो है, लो सॉल्युबिलिटी, के एफ भी बहुत बड़ा नहीं होता, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये भी लो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें लो वैल्यू से तो डेल्टा टी एफ तो और छोटा हो गया। अब डेल्टा यानी चेंज इतना छोटा आया कि हमें मेज़र ही नहीं हो रहा, तो मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और जब हमें पता ही नहीं चल रहा डिप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे मान लें, डिप्रेशन हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा, बायोमोलिक्यूल्स आर जनरली नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर सॉरी। हायर टेम्परेचर पर जैसे हमने लिखा डेल्टा टी बी यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो बायोमोलिक्यूल्स टूट जाते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर हम किस पर मेज़र करते हैं, हमेशा रूम टेम्परेचर पर। इस पर तो बायोमोलिक्यूल रुकते हैं, जैसे हम आप या कोई और बायोमोलिक्यूल है रूम टेम्परेचर पर रुकते हैं, तो उस समय ना तो वो डिसोसिएट होते हैं फर्दर, ना एसोसिएट होते हैं, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आते हैं। और सेम फॉर्म होने की वजह से इनका हम मोलर मास एग्जैक्टली निकाल पाते हैं। मान लो टेम्परेचर हाई किया, ये टूट गए, तो मोलर मास कम आएगा, राइट, मोलर मास की वैल्यू बदल जाएगी। या लो टेम्परेचर किया यानी हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया, लो टेम्परेचर करते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो मोलर मास बदल जाएगा।
लेकिन अगर हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है तो जो मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर जैसा रहता है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा, तो हम उसका मोलर मास एग्जैक्टली या एक्यूरेटली रूम टेम्परेचर पर निकाल पाते हैं। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से काउंट किया जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। किन सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिनके टॉनिक सेम हो। आइसोटोनिक, हाँ ऐसे ही होगी ना, आइसोटोनिक यानी टॉनिक सेम हो ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। अब इतना बड़ा पैराग्राफ हमने एक साथ ले लिया क्योंकि इस पैराग्राफ में कहानी के अलावा कुछ नहीं है, राइट। तो हम उसको बताते हैं। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन, टू और मोर सॉल्यूशंस having same osmotic pressure are known as isotonic solution। ऐसे दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन, जैसे एक सॉल्यूशन लिया, दूसरा सॉल्यूशन लिया, तीसरा लिया, और हमने कहा इनके पाई 1 पाई 2 पाई 3 सेम है। सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 सब सेम है, पाई 1 पाई 2 पाई 3 सेम है, पाई 3 सॉरी। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम इन तीनों को कलेक्टिवली कहेंगे कि ये आइसोटोनिक है एट टेम्परेचर T, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हम पाई 1 लिखेंगे यहां तो हमें पाई 1 की इक्वेशन आनी पड़ेगी C1RT, पाई 2 की इक्वेशन आएगी C2RT, और पाई 3 की इक्वेशन आएगी C3RT। और हमने लिखा आइसोटोनिक, तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल हो गए, मतलब C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, यानी कंसंट्रेशन बराबर है। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 का मतलब N1 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई V2 इज इक्वल टू N3 बाई V3। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी टॉनिक सेम हो, नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है ब्लड सेल का, आरबीसी का। जैसे कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं सलाइन डिप। तो बाहर से वो सलाइन डिप दी जाती है, धीरे धीरे करके ब्लड में मिलाते रहते हैं उसको। तो जो ग्लूकोज या जो सलाइन डिप चढ़ रही होती है किसी भी पेशेंट को, किसी भी बीमार रोगी व्यक्ति को, तो होता क्या है कि वो डिप की कंसंट्रेशन ब्लड की कंसंट्रेशन से मैच करनी चाहिए। ना तो ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए उस सलाइन डिप की ब्लड से, और ना ही कम होनी चाहिए। कम या ज्यादा होने पर क्या होगा? देखो जी, कम या ज्यादा होने पर क्या होना है, जो हमारा ब्लड सेल है, ब्लड सेल, इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, हियर इट इज मेंशन। अब मान लो कि हम जो ब्लड सेल है उसको यहां रखे हैं, दिस इज द आरबीसी या ब्लड सेल, और बाहर है ये सलाइन वाटर। अब इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो बाहर है वो ज़्यादा है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम से, और इसकी कंसंट्रेशन तो हम जान ही रहे हैं 0.9 वेट बाई वॉल्यूम। तो हाई कंसंट्रेशन है बाहर की और लो कंसंट्रेशन है आरबीसी की, और ये रही हमारी सेमी या सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। तो किधर से किधर जाना चाहिए? तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेल सेप निकल जाएगा, और सेल क्या होगी? आरबीसी ऐसे सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, विल्टेड हो जाएगी, ऐसे श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक कर जाएगी तो वो डेड हो जाएगी। ऐसा तो हम नहीं होने देंगे किसी पेशेंट को लाए जिंदा रखने के लिए, मारने के लिए। तो अब ऐसी कंडीशन में बाहर जो कंसंट्रेशन है, अगर सेल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो बाहर वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ये हाइपर है, हाइपरटोनिक है।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर हम अपनी इस आरबीसी को, ये आरबीसी को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख लें जिसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम हो, और ये आरबीसी हो गया हमारा। इसकी कंसंट्रेशन तो हम जान ही रहे हैं 0.9 वेट बाय वॉल्यूम, 0.9%, यहाँ भी परसेंट है। अब ये हो गई हाई कंसंट्रेशन। अब अगर हाई कंसंट्रेशन है तो बताइए ज़रा, वाटर का फ्लो इस जगह से इस जगह ढम ढम करके जाता रहेगा, और अब ये क्या होगा, ये मोटा ताज़ा तरबूज की तरह स्वेल्स अप हो जाएगी, फटने लगेगी, स्वेल्स अप, टर्जिड हो जाएगी एकदम, और टर्जिड होगी, स्वेल्स अप होगी। तो अब क्या कहें, अब हम कहेंगे कि बाहर का सॉल्यूशन बड़ा हाइपो था, हाइपोटोनिक था। तो हाइपर और हाइपोटोनिक इज द रिलेटिव टर्म। किसके साथ किसको कंपेयर कर रहे हैं, किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ आरबीसी को कांस्टेंट रख लिया, इसके रेस्पेक्ट में बाहर का सॉल्यूशन है अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन पर तो हाइपरटोनिक, अगर कम कंसंट्रेशन पर तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की यही सब कहानी यहाँ पर घर घर की दिखाई गई है। सॉल्यूशन की कहानी यहाँ दिखाई गई है। कहानी पार्ट 1, पार्ट 2। Two solution having same osmotic pressure at the given temperature is called isotonic. When such solutions are separated by semi-permeable or selective permeable membrane, no osmosis occurs. Isotonic है तो same osmotic pressure, same temperature, no osmosis. For example, the osmotic pressure associated with the fluid inside a blood cell is equivalent to that of 0.9% weight by volume. Sodium chloride solution, normally called saline solution, and it is safe to inject intravenously, IV intravenously, नसों के अंदर जो इंजेक्शन या सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी प्लेस द सेल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन दिस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो अगर हम अपनी इस आरबीसी को कहाँ प्लेस कर देंगे भाई, हायर कंसंट्रेशन में। ये लिखा है वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड श्रिंक, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो ऐसे सॉल्यूशन को, बाहर के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहते हैं। इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9%, ये रहा नीचे, ये रहा लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। एक को ऊपर करते हैं, दूसरा भाग जाता है, छिप जाता है, नालायक। If the salt concentration is less than 0.9%, the solution is said to be hypotonic. In this case, the water will flow into the cell if placed in the solution and they would swells up हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। अब ये पार्ट था हमारा ऑस्मोसिस। अब इससे मिलता जुलता एक हम सवाल करेंगे। सवाल के बिना कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब हम सवाल जवाब की बात करते हैं। भाई अकाउंटेबल होना चाहिए, आपने इतनी बात कही है तो किस आधार पर, किस बेसिस पर है। ऐसे ही मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। हाँ, 200 ml of an aqueous solution of protein contain 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। तो जी का गिवन है बच्चों हमका, ई गिवन। देखो 200 ml of an aqueous solution of protein contain 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास जी एक वॉल्यूम दिया है 200 ml cc, जिसके अंदर प्रोटीन भरी है। प्रोटीन शेक पियो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। कितनी प्रोटीन है? 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, पाई की वैल्यू कितनी दी है? 2.57 इंटू 10⁻³ बार एट 300 केल्विन। टेम्परेचर भी आपको बतला दिया गया है बेटा, राइट।
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मोलर मास बताना है, यानी एम नॉट आपने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करें? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई की वैल्यू है 2.57 इंटू 10⁻⁻³ सी हो गया गिवन वेट बाई एम नॉट इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर इंटू टी, आर नहीं आर बोल रहा हूं मैं, आर इंटू टी, हाँ ठीक है। एम नॉट निकालना है आपको, तो 2.57 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू वेट 1.26, आर 0.0821, टेम्परेचर 300, एम नॉट नहीं पता, वॉल्यूम 200, लेकिन ये तो ml में है, इंटू 1000। लीजिए जी, सारा डाटा हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, और जब हम कैलकुलेट करेंगे m नॉट तो वो आएगा हमारे पास, बहुत बड़ी वैल्यू प्रोटीन है तो लार्ज मोलर मास होगा। समझ आ रहा है इतना पॉइंट? वो है लगभग 61022 ग्राम पर मोल। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व करने सीखने, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी।